अरविंद्रास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, क्या हम आज का विषय शुरू करें? हाँ, बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों। ज्योग्राफी भूगोल के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को कहानी के द्वारा समझेंगे। और पृथ्वी के अंदरूनी भाग का अध्ययन हमें भूकंप यानी अर्थक्वेक्स और ज्वालामुखी जैसी भूगर्भीय आपदाओं के मूल कारणों को समझने का आधार देता है। एकदम सही। तो दोस्तों, इस जटिल विषय को एक बहुत ही देसी उदाहरण से समझते हैं। आप सभी ने रसोई में प्रेशर कुकर तो देखा ही होगा। हाँ, बिल्कुल देखा है। जैसे कुकर के अंदर का जो तापमान और दबाव होता है ना, वो बाहर से अलग होता है। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी के अंदर गहराई यानी डेप्थ के साथ तापमान और दबाव, मेरा मतलब है टेम्परेचर एंड प्रेशर, लगातार बढ़ता है। और मैं यहाँ एक फैक्ट चेक जोड़ना चाहूंगी। पृथ्वी के अंदर मौजूद पदार्थ जो हैं, वो अपने भौतिक और रासायनिक गुणों यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ, इन्हीं गुणों यानी तापमान और घनत्व या डेंसिटी के कारण एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न होते हैं। तो विद्यार्थियों के मन में यह सवाल आ सकता है कि जब कोई अंदर गया ही नहीं तो ये जानकारी कहाँ से मिली? जानकारी के स्रोत। बिल्कुल, इसके प्रत्यक्ष या डायरेक्ट स्रोत हैं, जैसे खनन या माइनिंग। हाँ, और ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो धधकता हुआ मैग्मा सतह पर आता है ना, जो सीधा अंदर से आता है। हाँ। और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट स्रोत भी हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड और उल्कापिंड। उल्कापिंड यानी मीटियोर्स। यहाँ विद्यार्थियों को एक यूपीएससी फैक्ट फाइल नोट कर लेनी चाहिए। अत्यधिक दबाव या एनॉर्मस प्रेशर के कारण क्रोड में, मेरा मतलब है कोर में मौजूद पिघले हुए पदार्थ भी ठोस हो जाते हैं। बिल्कुल, वो ठोस या सॉलिड के गुण प्राप्त कर लेते हैं। ये प्रकृति का कमाल है। अब भूकंपीय तरंगों यानी साइज्मिक वेव्स की बात करते हैं। मुख्य रूप से पी और एस तरंगे। हाँ। अब पी तरंगों को एक स्प्रिंग की तरह समझिए। प्राइमरी वेव्स, हाँ, जो तरंग की दिशा के समानांतर या पैरेलल कंपन करती हैं और ये सबसे तेज होती हैं। लेकिन डेटा के अनुसार एस तरंगे या सेकेंडरी वेव्स पी तरंगों से काफी धीमी होती हैं और ये लंबवत या परपेंडिकुलर ऊर्ध्वाधर तल में कंपन करती हैं। और शायद ये सिर्फ ठोस में ही चलती हैं ना? एकदम सही, केवल ठोस में। और यहाँ एक जियो टर्म स्पष्ट करना चाहूंगी। अपवर्तन या रिफ्रैक्शन का अर्थ है माध्यम या मीडियम बदलने पर तरंगों की दिशा का बदलना। और सबसे जरूरी तथ्य, भूकंप के दौरान ये तरंगे संपत्ति का सर्वाधिक विनाश या डैमेज करती हैं। बाप रे। चलिए अब पृथ्वी की परतों को देखते हैं। सबसे ऊपर है भूपर्पटी यानी द क्रस्ट। इसके दो भाग हैं, महाद्वीपीय भूपर्पटी यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसे सियाल कहते हैं, और महासागरीय भूपर्पटी यानी ओशियानिक क्रस्ट, जिसे सीमा कहते हैं। बिल्कुल। अगर देसी एनालॉजी लें तो क्रस्ट वैसी ही है जैसे उबले हुए दूध के ऊपर की पतली मलाई। बहुत पतली, ठोस और एकदम भंगुर या ब्रिटल। फैक्ट चेक के नजरिए से देखें तो महासागरीय क्रस्ट की मोटाई लगभग 6 से 7 किलोमीटर होती है और ये जो सीमा है ना, ये भारी चट्टानों से बना है जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम अधिक होता है। तो इसका घनत्व कितना होगा? यूपीएससी पीसीएस फैक्ट फाइल के अनुसार इसका औसत घनत्व या एवरेज डेंसिटी 3 GMCC है और ये परत पिघले हुए पदार्थ या मोल्टन मटेरियल के वितरण की भी जानकारी देती है। मलाई के नीचे वाला जो हिस्सा है उसे मैंटल या द मैंटल कहते हैं, लेकिन क्रस्ट और मैंटल के बीच की जो सतही सीमा है उसे मोहो असंबद्धता या मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। आयतन या वॉल्यूम के आधार पर ये मैंटल पृथ्वी का लगभग 84% भाग है। 84%? हाँ, और इसकी गहराई यानी डेप्थ 2900 किलोमीटर तक है। यहाँ एक और यूपीएससी फैक्ट है, ज्वालामुखी के दौरान जो मैग्मा बाहर आता है उसका मुख्य स्रोत या मैग्मा सोर्स इसी मैंटल का ऊपरी भाग है। अब मैंटल के भी नीचे चलते हैं क्रोड यानी द कोर। पृथ्वी का जो घूर्णन या रोटेशन है वो क्रोड के अंदर विशाल विद्युत धाराएं बनाता है और इसी से हमारा चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इस पर फैक्ट चेक ये है कि इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक है। बाहरी कोर या आउटर कोर पूरी तरह से
पिघली हुई अवस्था यानी मोल्टन में है। लेकिन अंदर वाला तो हाँ, आंतरिक कोर या इनर कोर अत्यधिक दबाव के कारण ठोस यानी सॉलिड है। ये बना किस चीज से है? इसका संगठन या कॉम्पोजिशन भारी धातुओं से हुआ है, यानी नाइफ, निकल एंड आयरन। और ध्यान दें, बाहरी और आंतरिक कोर की सीमा पर पी तरंगों का वेग बढ़ जाता है। अब वापस भूपर्पटी पर आते हैं। भूपर्पटी का रासायनिक संगठन या केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रस्ट देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रस्ट का 98% भाग केवल 8 तत्वों से बना है। जी, और मैं इसका रैपिड डेटा दे देती हूँ। प्रतिशत के अनुसार घटता क्रम कुछ इस तरह है। ऑक्सीजन लगभग 46.6%, सिलिकॉन लगभग 27.7%, एल्यूमिनियम लगभग 8.1%। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। उसके बाद लोहा लगभग 5.0%, कैल्शियम लगभग 3.6%, सोडियम लगभग 2.8%, पोटेशियम लगभग 2.6% और 8वें पर मैग्नीशियम लगभग 2.1%। अब इन्हीं तत्वों से खनिज बनते हैं। जैसे एक प्रमुख खनिज है ओलिविन, मेजर मिनरल ओलिविन। ये ओलिविन एक हरे रंग का क्रिस्टल है, ग्रीनिश क्रिस्टल, जो आमतौर पर बेसाल्टिक चट्टानों या बेसाल्टिक रॉक्स में पाया जाता है। फैक्ट चेक के अनुसार ये क्रस्ट का 4% भाग बनाता है और यूपीएससी फैक्ट ये है कि इसका उपयोग आभूषणों या ज्वेलरी में किया जाता है। इसके अलावा अन्य खनिज और चट्टानें भी हैं, अदर मिनरल्स एंड रॉक्स, जैसे एस्बेस्टस या एस्बेस्टस। ये एक रेशेदार खनिज है जो अग्निरोधी यानी फायर रेजिस्टेंट सामग्री का काम करता है। बिल्कुल। और चट्टानों की संरचना की बात करें तो कुछ चट्टानें विशाल या मैसिव और संरचनाहीन यानी स्ट्रक्चरलेस होती हैं। और इन संरचनाहीन चट्टानों के यूपीएससी फैक्ट फाइल उदाहरण हैं बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट या कॉन्ग्लोमरेट, शेल या शेल, चॉक या चाक और गीजराइट यानी गैजराइट। अब अध्याय के अंत में शैल चक्र या द रॉक साइकिल को समझते हैं। ये चक्र पानी के बर्फ बनने और पिघलने जैसा ही है। जब गर्म मैग्मा ठंडा होता है यानी कूलिंग होती है तो आग्नेय चट्टान या इग्निस रॉक बनती है। और अपक्षय या वेदरिंग से बने अवसादों के जमने यानी कंपैक्शन से अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक बनती है। बिल्कुल। फिर ताप और दबाव हीट एंड प्रेशर से रूप परिवर्तन होकर कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। और अंततः इसका दोबारा गलन या मेल्टिंग होने पर ये फिर से मैग्मा बन जाता है। तो इसी के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे हुए। चलिए अब रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। मैं आपसे तथ्य पूछूंगा। बिल्कुल तैयार हूँ। क्रस्ट यानी क्रस्ट का औसत घनत्व, PGMC। मेंटल या मेंटल का आयतन, पृथ्वी का 84%। क्रोड यानी कोर की गहराई और संगठन, 2900 से 6378 किलोमीटर। संगठन NIFE यानी निकल और आयरन। मैग्मा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊपरी मेंटल। पी वेव्स और एस वेव्स की दिशा, पी वेव्स समानांतर यानी पैरेलल और तेज, एस वेव्स लंबवत या परपेंडिकुलर और केवल ठोस में। अग्निरोधी या फायर रेजिस्टेंट खनिज, एस्बेस्टस यानी एस्बेस्टस। क्रस्ट के टॉप 3 तत्व, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। बहुत बढ़िया। तो विद्यार्थियों, जरा सोचिए, हमारे पैरों के हजारों किलोमीटर नीचे एक विशाल पिघला हुआ लोहे का समुद्र यानी आउटर कोर लगातार घूम रहा है। इसी के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर ये घूमना रुक जाए तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा? इसे खुद समझने का प्रयास करें। इस अध्याय से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। नमस्ते दोस्तों, भूगोल यानी ज्योग्राफी के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम भू संचालन एवं बल यानी अर्थ मूवमेंट्स एंड फोर्सेस को कहानी के द्वारा समझेंगे। पृथ्वी का धरातल कभी स्थिर नहीं रहता। हाँ, ये निरंतर बदलता रहता है। बिल्कुल। ये निरंतर आंतरिक रचनात्मक बलों और बाहरी विनाशकारी बलों द्वारा रूप बदलता रहता है, जिससे पर्वत, घाटियां और मैदान बनते हैं। तो आज के इस गहन अध्ययन यानी डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अक्षांशों, पर्वत श्रृंखलाओं और दरारों के सटीक तथ्यों को डिकोड करना है। सही कहा। शुरुआत करते हैं पृथ्वी की सतह को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य बलों से। सबसे पहला बल है अंतर्जात बल या एंडोजेनेटिक फोर्स, जो कि पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होता है। हाँ, भीतर से आता है और धरातल पर विषमताएं यानी अनइवननेस या नई स्थलाकृतियों, जिसे रिलीफ फीचर्स कहते हैं,
उनका निर्माण करता है। इसे एक छोटे से देसी उदाहरण से समझते हैं। जैसे उबलते हुए दूध में नीचे से ऊपर की ओर बुलबुले उठते हैं ना, और सतह पर मलाई की परत को तोड़ मरोड़ देते हैं। ठीक वैसा ही प्रभाव ये आंतरिक बल पृथ्वी की ठोस सतह पर डालता है। देखिए, यहाँ प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखना आवश्यक है। अंतर्जात बल या एंडोजेनेटिक फोर्स मूल रूप से एक रचनात्मक बल है, यानी कंस्ट्रक्टिव फोर्स। क्योंकि ये धरातल पर नई आकृतियों का निर्माण करता है। बिल्कुल। इसके ठीक विपरीत दूसरा बल होता है बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्स, जो एक विनाशकारी बल है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स। जिसमें नदियां और हवा जैसे कारक शामिल हैं। सही कहा। ये कारक इन बनी हुई आकृतियों को काट छांट कर धरातल को समतल यानी लेवलिंग करने का कार्य करते हैं। मतलब आंतरिक बल पहाड़ बनाता है और बाहरी बल उसे घिसकर मैदान में बदलने की कोशिश करता है। अगर हम भूसंचलन के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की बात करें तो अंतर्जात बल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है पतल विरूपण यानी डायस्ट्रॉफिक फोर्स। ये धरातल पर बहुत ही धीमी गति से काम करता है, स्लो मोशन में, जिसका असर हजारों लाखों सालों में दिखता है। हाँ। और दूसरा है आकस्मिक बल या सडन फोर्स, जिसका असर तुरंत दिखाई देता है, जैसे कि ज्वालामुखी या वोल्केनोज और भूकंप यानी अर्थक्वेक्स। और अगर हम पाताल विरूपण को और डिटेल में देखें तो इसमें विवर्तनिकी यानी टेक्टोनिक और समस्थितिक यानी आइसोस्टैटिक और सुस्थितिक यानी यूस्टैटिक संचालन शामिल होते हैं। पर इन संचालनों की दिशा क्या होती है? क्या ये सिर्फ ऊपर नीचे होते हैं या आगे पीछे भी? यही परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बिंदु है। पटल विरूपण में लंबवत यानी वर्टिकल और क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार के संचालन देखे जाते हैं। दोनों होते हैं? अच्छा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बाहिर्जात बलों यानी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की बात करें तो उसमें अनाच्छादन या डिनुडेशन की प्रक्रिया आती है, जो अपक्षय यानी वेदरिंग और अपर्दन यानी इरोजन से मिलकर बनती है। चलिए अब पटल विरूपण के पहले मुख्य प्रकार पर आते हैं, महादेशाजनक संचालन या एपिरोजेनिक मूवमेंट। ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा अर्थ महाद्वीपों के निर्माण से जुड़ा है। और ये बहुत ही मंद गति से होने वाला लंबवत यानी वर्टिकल संचालन है। इसे हम एक बिल्डिंग की लिफ्ट से समझ सकते हैं। जैसे एक लिफ्ट केवल सीधे ऊपर जाती है या सीधे नीचे आती है, ठीक वैसे ही इस संचालन में जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा या एक पूरा महाद्वीप ऊपर उठता है या नीचे धंस जाता है। इसमें कोई क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल गति नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। इस प्रक्रिया से जुड़ी भौगोलिक शब्दावली को प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल सटीक रखना होगा। जब लंबवत दिशा में ऊर्ध्वमुखी संचालन यानी अपवर्ड मूवमेंट होता है तो जमीन के ऊपर उठने को उत्थान या अपलिफ्टमेंट कहा जाता है। लेकिन यही उठने की प्रक्रिया अगर समुद्र तट के पास हो? हाँ, अगर तट ऊपर उठ जाए तो उसे भूगोल की भाषा में निर्गमन या इमर्जेंस कहते हैं। यानी जमीन उठी तो उत्थान और समुद्र का किनारा उठा तो निर्गमन। और जब जमीन नीचे आती है तब क्या होता है? जब अधोमुखी संचालन यानी डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, जिसमें जमीन का कोई भाग नीचे धंस जाता है, तो उसे अवतलन या सब्सिडेंस कहते हैं। और तट डूब जाए तो? यदि कोई तटीय भाग समुद्र के पानी में डूब जाता है तो उसे निमाजन या सबमर्जेंस का नाम दिया जाता है। ये अंतर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए बेहद अहम है। महाद्वीपों के निर्माण की इस लिफ्ट वाली प्रक्रिया के बाद आगे बढ़ते हैं पर्वत निर्माणकारी संचालन की ओर, जिसे ओरोजेनिक मूवमेंट कहते हैं। इस शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, जहां ओरोस का अर्थ है पर्वत और जेनेसिस का अर्थ है उत्पत्ति। और ये गति लिफ्ट की तरह ऊपर नीचे नहीं, बल्कि क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल या स्पर्श रेखीय बल यानी टेंजेंशियल फोर्स के कारण उत्पन्न होती है। इसका सीधा उदाहरण है एक टेबल पर बिछे कपड़े को दोनों किनारों से पकड़कर धकेलना, जिससे उस कपड़े में सिलवटें पड़ जाती हैं। यह कपड़े और सिलवटों वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। इस स्पर्श रेखीय बल के दो प्रमुख परिणाम होते हैं। पहला परिणाम है तनाव यानी टेंशन, जब बल विपरीत दिशाओं में काम करता है। विपरीत दिशा यानी ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, इस तनाव से धरातल में भ्रंश या फॉल्ट बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप अवरोधक पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। दूसरा परिणाम है संपीड़न यानी कंप्रेशन, जब बल आमने सामने काम करता है,
ठीक कपड़े को ढकेलने की तरह। और इस संपीड़न से धरातल में वलन पड़ते हैं यानी फोल्ड्स बनते हैं और मुड़दार पर्वत या फोल्डेड माउंटेन खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक और भौगोलिक शब्द आता है संवालन या वॉपिंग। ये वलन से कैसे अलग है? वलन आमतौर पर एक छोटे और तीव्र क्षेत्र में होते हैं, लेकिन संवालन तब होता है जब धरातल का एक बहुत विस्तृत क्षेत्र ऊपर उठता है या नीचे धंस जाता है। विस्तृत क्षेत्र यानी ब्रॉड एरिया। सही। जब विस्तृत क्षेत्र ऊपर उठता है तो उसे अपवॉर्प कहते हैं, और जब विस्तृत क्षेत्र नीचे धंसता है तो उसे डाउनवॉर्प कहा जाता है। समझ गया। अब उन मोड़दार पर्वतों की बात करते हैं जो संपीड़न बल से बनते हैं। इन वलनों के भी अपनी आकृति और झुकाव के आधार पर कई प्रकार होते हैं। हाँ, संपीड़न की तीव्रता इन वलनों का आकार तय करती है। सबसे पहले आता है सममित वलन या सिमेट्रिकल फोल्ड। इसमें वलन के दोनों भुजाओं का झुकाव बिल्कुल समान होता है। दोनों लिम्स बराबर झुकी होती हैं? बिल्कुल। इसके बाद आता है असममित वलन या एसिमेट्रिकल फोल्ड, जिसमें दोनों भुजाओं का झुकाव और लंबाई असमान होती है। एक तरफ ढाल ज्यादा होता है और दूसरी तरफ कम। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है एक दिग्नत वलन यानी मोनोक्लिनल फोल्ड। इसकी विशेषता ये है कि इसकी एक भुजा का ढाल बिल्कुल समकोण यानी 90 डिग्री पर होता है, जबकि दूसरी भुजा सामान्य झुकाव वाली होती है। एक भुजा बिल्कुल 90 डिग्री पर। यह कल्पना करना ही रोचक है कि पहाड़ की एक चट्टान बिल्कुल सीधी दीवार की तरह खड़ी हो। लेकिन क्या होता है जब ये आमने सामने का धक्का यानी संपीड़न बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है? हाई इंटेंसिटी कंप्रेशन। जब संपीड़न इतना तीव्र हो जाता है तो धरातल पर कुछ जटिल वलन यानी कॉम्प्लेक्स फोल्ड्स बनने लगते हैं। इनका क्रम और डेटा पॉइंट्स कुछ इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बनता है समानांत वलन यानी आइसोक्लिनल फोल्ड। इसमें अत्यधिक दबाव के कारण वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर या पैरेलल हो जाती हैं। यानी जैसे किसी खुली हुई किताब को कस के बंद कर दिया जाए तो उसके दोनों कवर एक दूसरे के समानांतर हो जाते हैं। सही। और अगर दबाव इसके बाद भी जारी रहे तो बनता है परिवलित या श्यायान वलन, जिसे रेकुम्बेंट फोल्ड कहते हैं। इसमें संपीड़न इतना ज्यादा होता है कि भुजाएं पूरी तरह से क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल अवस्था में आ जाती हैं, जैसे कोई धरातल पर लेटा हुआ हो। लेता हुआ पर्वत। हाँ। इसके अगले चरण में आता है प्रतिवलन या ओवरटर्न्ड फोल्ड, जिसमें एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर पूरी तरह से पलट जाती है। और जब दबाव अपनी सीमा पार कर लेता है तो अधिक्षिप्त वलन यानी ओवरथ्रस्ट का निर्माण होता है। यहाँ चट्टानें वलन के अक्ष पर टूट जाती हैं और उत्क्रम तल यानी थ्रस्ट प्लेन के सहारे एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं। और जब चट्टानें इस तरह टूटकर खिसकने लगती हैं तो यहीं से ग्रीवाखंड यानी नैपे की शुरुआत होती है। जब वलन की एक भुजा संपीड़न के कारण पूरी तरह टूटकर कई किलोमीटर दूर विस्थापित हो जाए तो उसे ग्रीवाखंड कहते हैं। सोच कर देखिए, एक पहाड़ का हिस्सा टूटकर किसी दूसरे शहर जितनी दूर चला जाए। कमाल है। ये विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के आधार पर दो तरह का होता है। सही बताया। पहला है स्वास्थानिक यानी ऑटोथनस लापे। इसमें टूटा हुआ खंड अपने मूल स्थान के पास ही विस्थापित होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोयला की परतें यानी कोल सीम्स है। और दूसरा है दूर स्थित यानी एलोथोनस स्नैपे, जिसमें विस्थापन सैकड़ों किलोमीटर दूर तक हो जाता है। प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इसके दो सबसे प्रमुख उदाहरण याद रखने आवश्यक है। यूरोप में अल्प्स पर्वत का हेल्वेटिक नैपे और भारत में हिमालय का गढ़वाल क्षेत्र। इन जटिल वलनों के अलावा वलनों को उनकी ज्यामितीय आकृति यानी ज्योमेट्रिकल शेप के आधार पर भी तेजी से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे अवनामन वलन या प्लंजिंग फोल्ड, जिसमें वलन का अक्ष क्षैतिज न होकर कोणीय यानी टिल्टेड होता है। एक और होता है पंखा वलन यानी फैन फोल्ड। इसमें एक वृहद वलन यानी लार्ज फोल्ड के भीतर कई छोटी छोटी अपनतियां यानी उठे हुए भाग और अभिनतियां यानी धसे हुए भाग बन जाती हैं। जब इसे दूर से देखते हैं तो ये एक खुले हुए पंखे जैसा लगता है। इसके अलावा खुला वलन या ओपन फोल्ड होता है, जिसमें भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, और बंद वलन जिसे क्लोज्ड फोल्ड कहते हैं, जिसमें तीव्र संपीड़न के कारण भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से कम हो जाता है।
बिल्कुल। संपीड़न और वलन की इस लंबी चर्चा के बाद अब आते हैं उन स्थलाकृतियों पर जो तनावमूलक बल यानी टेंशनल फोर्सेस से बनती हैं। यहां धक्का नहीं लग रहा बल्कि खिंचाव हो रहा है, जिससे भ्रंश यानी फॉल्ट्स बनती हैं। इसे समझने के लिए एक सूखी लकड़ी को दोनों सिरों से पकड़कर बाहर की ओर खींचने का उदाहरण लेते हैं। एक बिंदु आएगा जब लकड़ी तनाव न सह पाने के कारण बीच से चटककर टूट जाएगी। ठीक है। इस प्रकार धरातल पर तनाव के कारण भ्रंश उत्पन्न होते हैं। इन भ्रंशों को उनकी दिशा और मूवमेंट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला है सामान्य भ्रंश यानी नॉर्मल फॉल्ट। इसमें चट्टानें तनाव के कारण एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती हैं। इसके बाद आता है व्युत्क्रम भ्रंश यानी रिवर्स फॉल्ट। इसमें चट्टानें तनाव नहीं बल्कि संपीड़न यानी कंप्रेशन के कारण आमने सामने खिसकती हैं, जिससे एक चट्टान दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। यानी नॉर्मल फॉल्ट में दूरियां बढ़ रही हैं और रिवर्स फॉल्ट में चट्टानें करीब आकर टकरा रही हैं। लेकिन एक भ्रंश ऐसा भी होता है जिसमें चट्टानें ऊपर नीचे नहीं जाती, सिर्फ दाएं बाएं खिसकती हैं। हाँ, उसे पार्श्विक भ्रंश यानी लेटरल या स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहा जाता है। इसमें केवल क्षैतिज विस्थापन होता है, क्योंकि चट्टानें ऊपर नीचे नहीं जाती, इसलिए इस भ्रंश में कगार यानी स्कार्प्स या स्टीप क्लिफ्स का निर्माण नहीं होता। एक और रोचक प्रकार है सोपानी भ्रंश यानी स्टेप फॉल्ट। जब कई समानांतर यानी पैरेलल भ्रंशों का ढाल एक ही दिशा में हो तो जमीन एक सीढ़ीनुमा आकृति ले लेती है। इसे ही सोपानी भ्रंश कहते हैं। अंत में आता है विदारण भ्रंश यानी टियर फॉल्ट। इसमें चट्टानें ऊपर या नीचे नहीं बल्कि एक दूसरे के आगे पीछे स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर की तरह खिसकती हैं। इसमें भी कगार नहीं बनते हैं। इन दरारों या भ्रंशों के विश्व स्तरीय उदाहरण क्या हैं, विशेषकर विदारण भ्रंश के जो हमारी यूपीएससी फैक्ट फाइल में दर्ज हैं? विदारण भ्रंश के लिए दो अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। पहला अमेरिका के कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश और दूसरा भारत में हिमालय का गढ़वाल उत्तरकाशी क्षेत्र। परीक्षा की दृष्टि से इन दोनों लोकेशंस को याद रखना अनिवार्य है। जब ये दरारें बनती हैं तो इनकी वजह से कुछ बहुत ही विशाल स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इनमें सबसे पहला नाम आता है अवरोधी पर्वत, जिसे ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स्ट भी कहा जाता है। इसका निर्माण तब होता है जब धरातल पर दो समानांतर दरारें बन जाएं और उन दोनों दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाए। या फिर एक स्थिति ये भी हो सकती है कि बीच का भाग अपनी जगह स्थिर रहे और उसके दोनों किनारों के भाग नीचे धंस जाएं। दोनों ही स्थितियों में बीच का उठा हुआ हिस्सा एक विशाल अवरोधी पर्वत की तरह बन जाता है। अवरोधी पर्वत से जुड़े विश्व के प्रमुख उदाहरण यूपीएससी फैक्ट फाइल में इस प्रकार दिए गए हैं। फ्रांस का वॉज पर्वत, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और हर्ड्स पर्वत, मिस्र यानी इजिप्ट का सिनाई प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप और पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज। इन सभी स्थानों पर ब्लॉक माउंटेन्स पाए जाते हैं। अवरोधी पर्वत के ठीक विपरीत एक और विशाल आकृति बनती है जिसे दरार घाटी या रिफ्ट वैली, जिसे ग्रैबिन भी कहते हैं, वो बनती हैं। इसमें ऊपर उठने के बजाय दो सामान्य भ्रंशों के बीच का भाग तनाव के कारण नीचे धंस जाता है, जिससे एक गहरी घाटी बन जाती है। रिफ्ट वैली के विश्व स्तरीय तथ्य देखें तो विश्व की महानतम दरार घाटी यानी ग्रेट रिफ्ट वैली जॉर्डन घाटी से लेकर अफ्रीका की जाम्बेजी नदी तक फैली हुई है, जिसमें मृत सागर यानी डेड सी और लाल सागर शामिल हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियां रिफ्ट वैली का सबसे सटीक उदाहरण है। और यूरोप में जर्मनी की राइन नदी की घाटी और रशिया में बैकाल झील भी प्रमुख दरार घाटियां हैं। रिफ्ट वैली के ही समानांतर एक और विशेष प्रकार की घाटी होती है जिसे रैंप वैली कहा जाता है। बहुत बार इन दोनों घाटियों की उत्पत्ति और दिशा में भ्रम पैदा हो जाता है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए एक बहुत अहम प्रीलिम्स एग्जाम टिप ध्यान में रखनी चाहिए। रिफ्ट घाटी और रैंप घाटी में एक बुनियादी अंतर है। रिफ्ट घाटी में तनाव के कारण बीच का भाग नीचे गिरता है। इसके विपरीत रैंप घाटी में संपीड़न यानी कंप्रेशन बल काम करता है, जिसके कारण बीच का भाग अपनी जगह स्थिर रहता है, लेकिन किनारे के भाग दबाव के कारण ऊपर उठते हैं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण भारत में असम की ब्रह्मपुत्रा घाटी है। इस घाटी का निर्माण हिमालय और मेघालय पठार के दोनों ओर से ऊपर उठने के कारण हुआ है। पहाड़ों और घाटियों को बनाने वाले इन सभी आंतरिक बलों की गहरी चर्चा के बाद अब आते हैं बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की कार्यप्रणाली पर। देखिए, एक छोटी सी बात सोचिए, जो पहाड़ आज इतने विशाल और ठोस लगते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसे ही थे?
या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो लगातार इन कड़ी चट्टानों को मिट्टी के छोटे कणों में बदल रही है? ये सोचना वाकई दिलचस्प है। और प्रीलिम्स के नजरिए से इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की इन्हीं बाह्य शक्तियों को समझना है, जिन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ये फोर्सेस एकमात्र लक्ष्य के साथ काम करती हैं। पृथ्वी की विषमताओं को दूर करना है ना? बिल्कुल। जो इरेगुलरिटीज हैं उन्हें दूर करके सतह को समतल बनाना, लेवल करना, ऊंचे पहाड़ों को काटना और गहरी खाइयों को भरना इनका मुख्य काम है। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके हर एक फैक्टर को सीक्वेंस में समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपक्षय यानी वेदरिंग की। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये शैलों और चट्टानों का अपने ही स्थान पर कमजोर होकर टूटना फूटना है, इन सिटू डिसइंटीग्रेशन जिसे कहते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट नोट करना जरूरी है। अपक्षय एक स्थैतिक या स्टैटिक क्रिया है। एग्जाम में अक्सर स्टेटमेंट आता है कि क्या वेदरिंग में ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, तो जवाब है नहीं। हाँ, इसमें मलबे का परिवहन शामिल नहीं होता। सही कहा। टूटे हुए चट्टानों के टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह तब तक नहीं जाते जब तक उन पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का प्रभाव न पड़े। मलबे का खिसकना केवल ग्रेविटी के कारण होता है, किसी बाहरी एजेंट जैसे नदी या हवा से नहीं। अब देखिए, इस अपक्षय के अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग ये उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जहां जलवायु शुष्क और ठंडी होती है, ड्राई कंडीशंस। जिसमें सबसे बड़ा कारक होता है सूर्याताप, जिसे हम इंसोलेशन कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि सहारा, थार और कालाहारी जैसे शुष्क मरुस्थलों में दिन में भयानक गर्मी पड़ती है और चट्टानें हीट अब्सॉर्ब करके फैलती हैं, और रात में तापमान तेजी से गिरता है और वही चट्टानें सिकुड़ती हैं। ये लगातार एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन चट्टानों में टेंशन पैदा करता है, और इसी टेंशन के दो डायरेक्ट जियोग्राफिकल परिणाम होते हैं जो याद रखने हैं। हाँ, एक तो बड़े टुकड़ों में टूटना, जिसे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन या पिंड विच्छेदन कहते हैं, और दूसरा है ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन या कणिकामय विघटन, जहां चट्टानें छोटे कणों में बिखर जाती हैं। मैंने पढ़ा था कि मरुस्थलों में टेम्परेचर वेरिएशन इतना एक्सट्रीम होता है कि कभी-कभी ये टूटने की प्रक्रिया एक बहुत तेज ध्वनि के साथ होती है, जैसे कोई धमाका हुआ हो। एकदम सही, धमाके के साथ टूटना एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। पर भौतिक अपक्षय सिर्फ धूप से नहीं होता। एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है प्रेशर रिलीज, जिसे दाब मुक्त होना कहते हैं। इसको एक देसी एनालॉजी से समझिए। जैसे गर्मियों में जब हमें तेज धूप लगती है, सीवियर सनबर्न होता है, तो हमारी स्किन ऊपर से छिलके की तरह निकलने लगती है ना। चट्टानों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। परफेक्ट एग्जाम्पल। जब किसी चट्टान के ऊपर का वजन या ऊपरी परत हट जाती है तो निचली परत दाब मुक्त होकर बाहर की तरफ फैलने लगती है। इसे एक्सफोलिएशन या शीटिंग कहते हैं। और इसमें ग्रेनाइट चट्टानों का जिक्र आता है। हाँ, एक्सफोलिएशन और ग्रेनाइट का संबंध प्रीलिम्स के लिए मार्क कर लेना चाहिए। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में, जैसे हमारे हिमालय में, ठंड और फ्रॉस्ट यानी पाला एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाते हैं। चट्टानों की दरारों में पानी जमा हो जाता है, और जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाता है तो पानी जमकर बर्फ बनता है। बेसिक साइंस है कि बर्फ बनने पर पानी का वॉल्यूम बढ़ता है। बिल्कुल वही बात है कि अगर हम पानी से भरी हुई कांच की बोतल को फ्रीजर में छोड़ दें तो बर्फ के फैलने से बोतल चटक जाती है। दरारों में फैलती हुई ये बर्फ चट्टान पर इतना ज्यादा दबाव डालती है कि विशाल चट्टानें अंदर से चिर जाती हैं। और वर्षा या रेनफॉल का भी अपना एक अलग इम्पैक्ट है। इक्वेटोरियल रीजन्स यानी विषुवतीय प्रदेशों में जहां भीषण गर्मी होती है, वहां दोपहर के बाद अचानक तेज बारिश होती है। इसे सडन कूलिंग या थर्मल शॉक कहते हैं। जैसे उबलती हुई चट्टान पर अचानक ठंडा पानी गिर जाए तो दरारें पड़ी जाएंगी। और क्या है ना, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु का प्रभाव भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। विंड एक्शन, तेज हवाएं जब उड़ते हुए बालू के कणों के साथ चट्टानों से टकराती हैं तो वो मैकेनिकल वेदरिंग का हिस्सा बन जाती हैं। हाँ, ये बालू के कण बिल्कुल एक सैंड पेपर या रेगमाल की तरह काम करते हैं। जैसे एक बढ़ई खुरदुली लकड़ी को सैंड पेपर से घिसकर चिकना कर देता है, वही काम ये सैंड पार्टिकल्स चट्टानों के साथ करते हैं।
सालों तक रगड़ खाने से चट्टानों का आकार पूरी तरह बदल जाता है। ये तो हुई फिजिकल वेदरिंग की बात। अब आते हैं रासायनिक अपक्षय पर, केमिकल वेदरिंग। यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली शर्त याद रखनी है, इसके लिए हमेशा उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। नमी के बिना रासायनिक क्रिया संभव नहीं है। इसकी 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। पहली है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण, जिसमें चट्टानों में मौजूद आयरन मिनरल्स पानी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, जिसे हम रस्टिंग या जंग लगना कहते हैं, जिसके कारण चट्टानों का रंग पीला या लाल हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाहर छूटे हुए लोहे के दरवाजे पर बारिश के बाद जंग लग जाती है। यहाँ पूरी धरती पर जंग लग रही है। दूसरी प्रक्रिया क्या है? दूसरी प्रक्रिया है कार्बनेशन। बारिश की बूंदें हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती हैं। ये वीक एसिड जब चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन पर गिरता है तो उसे घुला देता है। इसी घुलने की क्रिया से धरती के अंदर विशाल भूमिगत गुफाओं का, अंडरग्राउंड केव्स का निर्माण होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोसेस है हाइड्रेशन, यानी जलयोजन। जब चट्टानें पानी को सोखती हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स के बदलाव भी होते हैं। यहाँ 2 केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस टेक्स्ट में दिए गए हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, फेल्स्पा मिनरल पानी सोखने के बाद कोयोलिन मिट्टी में तब्दील हो जाता है, और दूसरा, कैल्शियम सल्फेट जलयोजन के बाद गिप्सम बन जाता है। क्या गजब का अल्ट्रेशन है। अब देखिए, सिर्फ हवा, पानी और धूप ही नहीं, हमारी प्रकृति में जीव जंतु और पेड़ पौधे भी चट्टानों को तोड़ते हैं। इसे हम जैविक अपक्षय या बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है सतह पर। एक नन्हा सा बीज जब किसी चट्टान की दरार में उगता है तो उसकी जड़ें समय के साथ इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि पूरी चट्टान को फाड़ देती हैं। कीड़े मकोड़े और बिल बनाने वाले जीव जमीन को खोखला करते हैं, और इंसान तो माइनिंग और टनलिंग के जरिए बड़े पैमाने पर चट्टानों को तोड़ ही रहा है। अगर हम इस पूरे अपक्षय की प्रक्रिया का एंड रिजल्ट देखें तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपक्षय का अंतिम परिणाम है मृदा निर्माण, यानी सॉइल फॉर्मेशन, जिसे भूगोल में रेगोलिथ भी कहा जाता है, जो कि कृषि का आधार है। और इसी वेदरिंग प्रोसेस के कारण खनिज अयस्कों यानी मिनरल ओर्स का संधरण होता है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है क्योंकि कमजोर चट्टानें बह जाती हैं और भारी खनिज एक जगह जमा हो जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अब तक चट्टानें टूट चुकी हैं, रेत और मिट्टी बन चुकी हैं, पर मलबा वहीं पड़ा है। यहाँ सीन में आती है गुरुत्वाकर्षण की ताकत, ग्रेविटी। जब ग्रेविटी ड्राइविंग फोर्स बनती है तो मलबा ढलान के सहारे नीचे खिसकने लगता है। इस प्रोसेस को हम सामूहिक स्थानांतरण या मास मूवमेंट कहते हैं। मास मूवमेंट को हम स्पीड और मॉइस्चर के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। पहली कैटेगरी है मंद और आर्द्र, स्लो एंड वेट मूवमेंट, जिसमें मुर्दा विसर्पण आता है, सॉइल क्रीप। ये इतना धीमा होता है कि इंसान इसे अपनी आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन इसका प्रमाण ढलान पर उगे हुए झुके हुए पेड़, टेलीग्राफ पोल्स या फेंसेस हैं। जमीन नीचे की तरफ खिसक रही होती है। इसके अलावा मंद गति में ही मुर्दा प्रवाह या सॉइल फ्लो भी होता है। जब मिट्टी पानी से पूरी तरह संतृप्त हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है, तो वो ढलान के साथ बहने लगती है, और इससे पहाड़ों पर सीढ़ीदार वेदिकाएं बनती हैं, टेरेसेस। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी है तीव्र और शुष्क, फास्ट एंड ड्राई मूवमेंट, जिसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड। पहाड़ी इलाकों में ग्रेविटी के कारण अचानक शुष्क चट्टानें और मलबा तेजी से नीचे गिरता है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है रोड्स ब्लॉक हो जाना, मार्ग अवरुद्ध होना। हिमालय रीजन्स में हम ये अक्सर देखते हैं। अब इस सब के बीच पानी का क्या रोल है? बारिश का पानी सिर्फ सतह पर तो नहीं बहता, जमीन के अंदर भी जाता है। यहाँ भूमिगत जल और चट्टानों की प्रकृति के बीच का कनेक्शन समझना जरूरी है। जियोलॉजिकल टेक्स्ट इसको 2 भागों में बांटता है। पहली होती है सरंध्र या पारगम्य चट्टानें, पोरस एंड परमेबल रॉक्स। इन चट्टानों में छिद्र होते हैं जो जल को नीचे जाने देते हैं। सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर इसका प्राइम एग्जाम्पल है। लेकिन पानी अनंत गहराई तक तो नहीं जाता रहेगा। एक पॉइंट आएगा जहां उसे रुकना पड़ेगा, और यहाँ आती हैं अपारगम्य चट्टानें, इम्परमिएबल रॉक्स, जो ठोस होती हैं और जल को रोकती हैं। जब रिस-रिस कर आता हुआ पानी इन चट्टानों से टकराता है तो वहां जमा हो जाता है, जिससे हम भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर कहते हैं।
और उसकी ऊपरी सतह को वाटर टेबल या जल स्तर कहा जाता है। जल स्तर हर जगह एक जैसा नहीं होता। ये मेनली वर्षा की मात्रा और ढलान पर निर्भर करता है। अगर जमीन समतल है और वर्षा अधिक होती है तो जल स्तर ऊंचा होगा, हाई लेवल, क्योंकि पानी को सोख होने का टाइम मिलता है। लेकिन ढालू भूमि पर जल स्तर निम्न होता है। इस वाटर टेबल के भी दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक होता है स्थायी जल स्तर यानी परमानेंट वाटर टेबल, जो कभी नहीं सूखता। इसे टेक्स्ट में सदा नीर कहा गया है। और दूसरा अस्थायी जल स्तर, जो वर्षा ऋतु में ऊपर आता है और शुष्क ऋतु में नीचे चला जाता है। यही कारण है कि गर्मियों में कुछ हैंडपंप अचानक पानी देना बंद कर देते हैं। अब यहाँ आकर हमारी कहानी एक डायनामिक टर्न लेती है। अब तक मलबा स्टैटिक था या धीरे खिसक रहा था, लेकिन अब एंट्री होती है अपर्दन की, इरोजन। ये पूरी तरह से गतिशील प्रक्रिया है, डायनामिक प्रोसेस। अपर्दन को हम एक समतल स्थापक बल कहते हैं, जो उठी हुई जमीन को काट कर मैदान बनाता है। इसका एक सिंपल इक्वेशन है, अपर्दन इज इक्वल टू परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन प्लस अपघर्षण यानी एब्रेजन प्लस निक्षेपण यानी डिपोजिशन। इरोजन सिर्फ कटाव नहीं है, मलबे को उठाना, रास्ते में घिसना और जमा करना सब शामिल है। इसके एजेंट्स हैं बहने वाली नदियां, पवन, हिमानी और सागरीय लहरें। यहाँ टेक्स्ट में टूल्स ऑफ इरोजन, अपर्दन के औजार का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये एजेंट्स अकेले पहाड़ नहीं काट सकते। नदी या हवा अपने साथ जो कंकड़, पत्थर और मलबा घसीटती है, वो रास्ते की चट्टानों से टकराते हैं और उन्हें रगड़ कर घिसते हैं, जिसे हम अपघर्षण कहते हैं। मतलब ये टूटा हुआ मलबा ही उन एजेंट्स का औजार बन जाता है। जैसे एक लोहार लोहे को काटने के लिए लोहे का ही इस्तेमाल करता है, प्रकृति पहाड़ को तोड़ने के लिए पहाड़ के टुकड़ों को औजार बना लेती है। और जब इन एजेंट्स की गति कम हो जाती है तो वजन उठाने की क्षमता घटती है और मलबा एक जगह जमा होने लगता है, जिसे निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। अगर इस पूरे विश्लेषण को समराइज करें तो एक बड़ा टर्म सामने आता है, अनाच्छादन यानी डेन्यूडेशन। ये एक मास्टर साइकिल है जिसमें तीनों स्टेजेस शामिल हैं। स्थैतिक अपक्ष है, गुरुत्वाकर्षण आधारित मास मूवमेंट और गतिशील अपर्दन। आसान शब्दों में सारी बाह्य शक्तियां मिलकर धरती के सतह को काट छांट कर बराबर करने में लगी हैं। इन आंतरिक और बाहरी बलों के गहन विश्लेषण और तथ्यों की इस विस्तृत श्रृंखला के बाद अब समय है एक रैपिड फायर रिवीजन का। इसमें हम केवल हार्ड फैक्ट्स पर फोकस करेंगे ताकि परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण डेटा एक बार और पक्के हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। अवरोधी पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन के मुख्य उदाहरण वॉशजस फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली कहाँ मिलती हैं? जॉर्डन से जाम्बेजी तक महानतम रिफ्ट घाटी, भारत में नर्मदा और ताप्ती, जर्मनी में राइन घाटी और रूस में बैकाल झील। ग्रीवाखंड या नैपे के प्रमुख उदाहरण एल्प्स पर्वत का हेल्वेटिक नैपे और हिमालय का गढ़वाल क्षेत्र। रैंप घाटी बनाम रिफ्ट घाटी में मूल अंतर। रैंप घाटी में किनारे के भाग उठते हैं, उदाहरण के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी, जबकि रिफ्ट घाटी में बीच का भाग तनाव के कारण नीचे गिरता है। विदारण भ्रंश यानी टियर फॉल्ट के महत्वपूर्ण उदाहरण कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश और हिमालय का उत्तरकाशी क्षेत्र। अपक्ष या वेदरिंग का नेचर कैसा है? ये एक स्थैतिक या स्टैटिक क्रिया है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन शामिल नहीं होता। एक्सफोलिएशन, प्याज की तरह छिलके उतरना, कहाँ देखा जाता है? ग्रेनाइट चट्टानों में दाबमुक्त या प्रेशर रिलीज होने के कारण। केमिकल वेदरिंग के लिए आइडियल कंडीशंस क्या हैं? उष्ण और आर्द्र जलवायु, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कार्बोनेशन से किस चीज का निर्माण होता है? चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के घुलने से अंडरग्राउंड केव्स का निर्माण। फेल्ड्स्पार हाइड्रेशन के बाद क्या बनता है? क्योलिन मिट्टी बनती है और कैल्शियम सल्फेट पानी सोखकर जिप्सम बन जाता है। टिल्टेड ट्रीज या टेढ़े खंबे किस प्रक्रिया का उदाहरण है? मुर्दा विसारपन का, सॉइल क्रीप, जो एक मंद और आर्द्र मास मूवमेंट है। अपर्दन का इक्वेशन क्या है? परिवहन प्लस अपघर्षण प्लस निक्षेपण। और डेन्यूडेशन या अनाच्छादन किन क्रियाओं से मिलकर बनता है? अपक्षय, मास मूवमेंट और अपर्दन को मिलाकर अनाच्छादन कहते हैं। सारे फैक्ट्स थरली कवर हो गए हैं। परफेक्ट। लेकिन सेशन एंड करने से पहले एक बहुत ही विचारोत्तेजक मुद्दा मैं आप सबके लिए छोड़ना चाहता हूं। अगर ये सारी एक्सोजेनिक फोर्सेस लाखों वर्षों से पृथ्वी को समतल करने में लगी हैं, ऊंचाइयों को घिस कर बराबर कर रही हैं, तो अब तक तो पूरी धरती एक सपाट मैदान बन जानी चाहिए थी। पर ऐसा हुआ नहीं है। आखिर पृथ्वी के अंदर
ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी एंडोजेनिक फोर्सेस हैं जो इन पहाड़ों और ऊंचाइयों को लगातार वापस खड़ा कर रही हैं? ये सोचने का विषय है जो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। इस अध्याय से इतना ही। धन्यवाद।